You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नमस्कार, न्यूज एरा 24/7 के खास शो द प्राइम डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। हालांकि अभी चुनावों की जो डेट्स हैं उनकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी से जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा ठोक दिया है कि अगर असेंबली चुनाव जब भी होते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करेगी। एक तरह से खुला चैलेंज उनका बाकी सब पार्टियों को, यही मुद्दा है आज की डिबेट का। और खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संजय बड़ू जी हैं जो बीजेपी से हैं, हमारे साथ अश्विनी हांडा हैं जो कांग्रेस से हैं, हमारे साथ भरत काचू साहब हैं जो संपूर्ण कश्मीरी संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज एरा 24/7 में। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल है संजय बड़ू जी आपसे। कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये दावा ठोका था कुछ ही हाल ही में कि 50+ का जो है मिशन लेकर हम चलेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक तरह से इस पे खास रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन अब जो है जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ पैटर्न हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये बोलते हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, उसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज ने, जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने मन बना लिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को कश्मीर में नहीं घुसने देना है। देखिए राजन जी, सबसे पहली बात तो मैं, जैसे आपने बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न फारूक अब्दुल्ला जी ने परसों जो बयान दिया है, तो मैं इस बयान का एक बात के लिए स्वागत करता हूं कि कम से कम आने वाले चुनाव वो लड़ेंगे और चुनाव का उन्होंने स्वागत किया है। वरना हमने देखा है कि जैसे अभी पहले चुनाव हुए थे पंचायत के, लोकल बॉडीज़ के, तो ये लोग इस स्थिति में भी नहीं थे कि ये चुनाव में जाएं और इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। जहां तक हमारी बात है, हम भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल साफ नीयत और साफ नीति के साथ हम चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा यही कहा है कि जैसे ही हालात ठीक होंगे चुनाव होंगे, और हम जब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस जल्दी खत्म होगा उसके बाद चुनाव होंगे। तो उसकी तरफ सारा कार्य चल रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन के लोग भी जहां अपना कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में चुनाव जो हैं वो होंगे। जहां तक एनसी के दावे की बात है, तो अभी तो मैं यही चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से ही उनसे ये तो पूछ लें कि वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं या गुपकार गैंग जो उन्होंने बनाया है उस गैंग की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब जैसा जानते हैं, अभी हाल ही में जो हमारे डीडीसी के चुनाव हुए थे और सभी पार्टियों ने मिलके जो है भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट दिए थे, उसके बावजूद भी जो है भाजपा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में बन के आई थी। और आने वाले चुनाव में, ये हमारा दावा नहीं है, आप देखेंगे कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ही जहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, ये हम सब देखेंगे। अश्विनी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी ये दावा ठोक दिया है कि जो अगली हुकूमत बनेगी उनकी, तो कांग्रेस कहाँ देखती है अपने आप को? देखिए, सबसे पहले मैं सहमति नहीं रखता हूं बड़ू जी ने जो बात कही कि गुपकार गैंग, एक पॉलिटिकल सिनेरियो में रहते हुए आप दूसरी विपक्षी पार्टियों को एक गैंग के जो है वो आप उनको बुलाते हो, कहलाते हो, तो ये ठीक नहीं है सियासत में कि आप अपने आप को तो पॉलिटिकल पार्टी बोलते हो और अगर विपक्षी कोई पार्टी है तो उसको आप गुपकार गैंग, माँ बेटी, बाप बेटा, इस तरह की भाषा जो है वो सियासत में और देश के लिए अच्छी नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं घृणा फैलाती है और ये कहीं ना कहीं विरोधाभास ही है भारतीय जनता पार्टी का, जो बड़ू जी ने बात कही कि गुपकार गैंग। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ठीक है, आप हिमायत आपने की है पीएचडी अलायंस की, वो अच्छी बात है, आपने कांग्रेस का स्टांस रखा है आगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो चुनावी वादे, जो दावे पेश किए गए हैं कि अब जो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं, तो कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, पिछले जो सिनेरियो अभी चलता आ रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में अयाज साहब ने जिस तरीके से अपनी पैरवी रखी, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रखी और सबसे ज़्यादा पुख्ता बात जो दोनों खित्तों की थी वो हमारे
शीर्ष नेतृत्व ने श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने रखी, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात तक नहीं सुनी गई। जो जम्मू की बात कहते हैं, जम्मू के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनकी तो किसी ने बात वहां तक ना रख पाए, ना किसी ने सुनी। तो भारतीय जनता पार्टी किस बात पे क्लेम करी है कि वो जम्मू के हितों को जो है वो देख रही है और वो जीत के आएंगे? आप तो वहां पे अपनी बात रखने के भी काबिल ठीक है। मैं मेरा सवाल अश्विनी जी, आपने एक मिनट में अश्विनी जी सवाल का जवाब ले लूं। मैंने ये कहा था, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, बीजेपी का कहना है कि वो जो है उनकी ज़मीन जो है अब खिसक चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अब बीजेपी जो है वो जीत के हुकूमत बनाएगी। क्या कांग्रेस आपको लगता है हुकूमत बनाती हुई दिखती है आपको आगे? देखिए, आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसकी प्रमाण ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों जो पार्टियां हैं उनको लोगों ने आजमा लिया और उन्होंने देख लिया कि क्या हशर हुआ। इन्होंने 370 तोड़वाई, इन्हीं की वजह से जो है वो ये अपनी पैरवी नहीं कर पाए, उसकी वजह से 370 जो है वो जम्मू के जो अधिकारों, जम्मू कश्मीर के जो अधिकार थे वो हनन हुए। और हम एक बार फिर मैं आपके माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जब तक स्टेटहुड और स्टेट का दर्जा वापस नहीं आता तब तक चुनाव कराना जो है वो बेअर्थ है। ठीक है, भरत काचूर साहब, मैं आपको डिबेट में लाता हूं। राजन जी, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा जी। अभी एक बड़ू जी, मैं पहले एक कमेंट ले लूं भरत काचूर जी का, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। भरत जी, सबसे पहले मेरा कमेंट, मैं आपका कमेंट चाहता हूं कि आप भी एक जो है एक स्टेक होल्डर हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत ही वाइटल, आप कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं इलेक्शन से पहले और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि 70 साल में सबसे ज़्यादा जो सत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संभाली है और सबसे ज़्यादा जो विकास के काम हैं उनकी तरफ से हुए हैं, तो यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या सही है आपको लगते हैं? राजन जी, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को मुबारक है इलेक्शन लड़ना। मैं इन तीनों पार्टियों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं हमने विकास किया। हाँ, उसने एक विकास जरूर किया अपने लिए। कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ के खुद वहां लंदन भाग गए, वो उसका विकास है। अगर मुझे बताएंगे फारूक अब्दुल्ला की आज की डेट में कि कश्मीरी पंडित जब कश्मीर में रहता था, क्या हमने किसी को तकलीफ दी वहां? क्या कश्मीरी पंडित ने किसी मुस्लिम समाज के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी की? तो हमारे लिए क्या, अगर आज बोल रहे हैं बीजेपी वाले हम चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट बनाएंगे, एनसी ने ऑलरेडी दावा ठोका है, मुझे ये तीनों बताएं आज कि कश्मीरी पंडित कहां है, कश्मीरी पंडित की आइडेंटिटी कहां है जिसको वहां से खदेड़ा गया। 32 साल से हम बाहर हैं, ये सिर्फ ये इलेक्शन गेम्स खेल रहे हैं और कश्मीरी पंडित का आइडेंटिटी है ही नहीं। मेरा डेमोक्रेटिक राइट कहां है, मेरा एड्रेस कहां है, मैं किस हिसाब से मैं कहां हूं? 4 लाख लोग, एक माइक्रो मिनिमम कम्युनिटी जो 4 से 4.5 लाख लोग हैं, 4.5 लाख लोगों को इन्होंने ऐसा शोषण किया। हमारे 47 से 90 तक कश्मीरी पंडित एक अकेली कम्युनिटी थी जिसने हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर में ऊपर रखा था, लेकिन 90 तक 47 से 90 तक कांग्रेस मेजॉरिटी में रही, वहां मेजॉरिटी रूल था। कांग्रेस ये नाकाम रही कश्मीरी पंडितों को वहां बचाने में और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका साथ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी मदद की उसमें। 90 के बाद आज 32 साल हो गए, बीजेपी ने हमारे को हर मोर्चे पे, हर मंच पे बेचा। कश्मीरी पंडितों का शोषण हर मंच पे बेचा गया और बीजेपी हमेशा कश्मीरी पंडितों का शोषण बुनाते 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 सत्ता में आ गई। मुझे बताओ, कोई एक पार्टी बताए कि कश्मीरी पंडित बाहर क्यों हैं? अगर ये बोल रहे हैं हम 32 साल से इलेक्शन करेंगे, तो अगर वातावरण सही है कश्मीरी पंडित बाहर क्यों है? ठीक है, ठीक है। बड़ू जी, पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगा। इन्होंने एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी को आईना ये दिखाया है। आप विकास की बातें करते हैं, लेकिन जो बेसिक राइट्स है पहले वो तो दिलाएं लोगों को यहाँ पे। देखिए राजन जी, इससे पहले कि मैं इनकी बात का उत्तर दूं, मैं अभी हमारे कांग्रेस के साथी जो अश्विनी जी ने बात रखी है, इन्होंने कहा है कि धारा 370 इन पार्टियों ने हटाई है, इसलिए हम सत्ता में आएंगे। तो मैं इनसे चाहूंगा कि ये पहले इस बात का स्पष्टीकरण करें कि जो इनके प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, जो उनका स्टैंड था
कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हम लगा रहे हैं, ये जल्दी ही घिसते घिसते घिस जाएगा। और आज की जो इनकी कांग्रेस ये खुद कह रहे हैं कि 370 जहां से हटाई गई इसके विरोध में हमें वोट मिलेंगे। पहले ये तो क्लियर करेंगे कम से कम ये अपने प्रथम प्रधानमंत्री जो नेहरू जी के स्टैंड के साथ खड़े हैं, या आज जो पार्टी इनका स्टैंड है वो सही है, या वो स्टैंड सही था। दूसरी बात, एक बात आप मान के चलिए कि जैसे अभी भारत जी काचरू जी ने बात की है, ये बिल्कुल सही बात है कि सेकुलरिज्म की बात कर सभी लोग करते हैं, मगर जिस तरह से 89 में कश्मीर में एक नंगा नाच हुआ और जिस तरह से हमारे वहाँ से कश्मीरी भाइयों को वहाँ से लगभग 4 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया, और आज तक अगर किसी ने ईमानदारी के साथ प्रयास किया, ठीक है इन्होंने सभी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया है जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कश्मीर केंद्रित राजनीति जम्मू कश्मीर में रही पिछले 30-40 सालों से, वो नहीं चाहते थे कि ये यहाँ पे कश्मीरी पंडित फिर से वापस आए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 के बाद कमान संभाली है, उन्होंने ईमानदारी के साथ एक प्रयास शुरू किया, बातचीत के माध्यम से उन्होंने कहा कश्मीरियत इंसानियत के नाते में बात करते हुए हम फिर से कश्मीरी पंडितों को वहां लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में 4 महीने पहले मैं कश्मीर गया था, वहां पे कश्मीरी पंडित वापस आए उसके लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। और वहां ये जानते होंगे अपने भारत जी, बेसू में एक बहुत बड़ी सोसाइटी जो है, वहाँ मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि एक दिन के लिए आप हमारे पास रुकिए। मैं गया था, मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने अच्छे फ्लैट्स, एक 2 बेडरूम सेट बिल्कुल फर्निश्ड, पूरे उसमें सारा रहने की जगह, अपना वॉशरूम, सारा सिस्टम वहाँ बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है इनकी कि वहाँ पे हालात जो जैसे होने चाहिए, वहाँ वैसे माहौल ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। लेकिन आप देखेंगे जी, आप आने वाले समय में, 1 मिनट भारत जी मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरह केंद्र में जो हमारी सरकार जो है पूरी मेजॉरिटी के साथ आई है, और जो वादे हमने देश की जनता के साथ जनसंघ की स्थापना जिन इश्यूज को लेके की थी, चाहे वो 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान हटाने की बात थी, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की बात थी, अलग अलग जैसे ट्रिपल तलाक का इशू है। ठीक है, मैं समझ गया। आगे आप कहते हैं, हम करते हैं, आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारे कश्मीरी पंडित भाई फिर से कश्मीर में वापस जाएंगे, ऐसा माहौल हम जरूर बनाएंगे। ठीक है भरत जी। संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा उदाहरण दिया मेरे को बात करने के लिए। संजय जी ने ये बोला कि मोदी जी जब से 2014 से आए तब से प्रयास किए गए। हाँ, प्रयास किए गए। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, 370 हटा के राम मंदिर को बनाने में, या सरदारों का कॉरिडोर खोलने में, या शिया लोगों को इंसाफ देने में, या मुस्लिम का 3 तलाक। हम इसका स्वागत करते हैं। संजय जी को एक बात मैं बोलूंगा, 24 मार्च 2014 में जब मोदी जी ने यहाँ से यात्रा शुरू की थी इलेक्शन की, उन्होंने इसी स्टेट में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों का नाम लिया था। उसके बाद आज तक मोदी जी के जबान से कश्मीरी पंडितों का नाम हमने नहीं सुना है। दूसरी बात, संजय जी बोल रहे हैं हमने वहां वेसू में देखे बहुत अच्छे फ्लैट है, यही तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अरे फ्लैट किसके लिए बने हैं? फ्लैट आपने बनाया है वहां प्रवासी एम्प्लॉइज के लिए। आपने वहां एम्प्लॉइज 3,500 की पैकेज थी जो कांग्रेस ने अनाउंस की थी, आप वो अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और वो एम्प्लॉइज को आप कश्मीरी माइग्रेंट से कश्मीरी रिफ्यूजी के साथ जोड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी विडंबना है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एलजी सिन्हा ने भी यही बोला है कि हम 6,000 एम्प्लॉइज को वहां बसाएंगे। क्या खत्म हो गई माइग्रेशन? माइग्रेशन 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों की है, माइग्रेशन 6,000 एम्प्लॉइज की नहीं है। अश्नी हांडा जी, मैंने जैसे इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पे भी इल्जाम लगाए हैं कि कांग्रेस ने भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया इनके साथ। कांग्रेस ने भी जो है सत्ता में रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं दावे ही किए गए, जमीनी स्तर पर कुछ किया नहीं गया। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए बड़ू जी की मैं पहली बात का पहले भारत जी की बात का जवाब दें, उसके बाद आप बड़ू जी की बात का जवाब दें, क्योंकि भारत जी ने एक तरह से सभी पार्टियों को जो है एक ही लाइन में खड़ा किया है और ये बताया है कि सभी पार्टियां एक जैसी ही जिम्मेदार हैं। आरोप लगाया गया कि ये जो नरसंहार हुआ था उस समय पे और कश्मीरियों का विस्थापन हुआ था वो कांग्रेस की वजह से होना था। मैं ये साफ कर दूं कि ये बीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा जो है उसमें गठबंधन में थी, तब इस तरह की नौबत आई थी 1999 में।
और उसके बाद राजीव गांधी जी ने इनिशिएटिव लेते हुए इन सभी कश्मीरी पंडितों के विस्थापितों के लिए जो भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी वो अनाउंस की गई, इनको मेहनताना दिया गया और इनका रखाव करने के लिए देश के अंदर पूरी तरीके से सब चीज़ें जो है उपलब्ध कराई गई। रही बात, बड़ू साहब ने ये कहा कि हमारे स्वर्गीय पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो ये कहा कि घिसते घिसते घिस जाएगी, उन्होंने घिसते घिसते घिस जाएगी लोगों की सहमति के साथ। जोर जबरदस्ती करने से कभी नहीं कहा कि इसको जोर जबरदस्ती से हटा दें, लोगों की सहमति के बिना आपने इसको बैकडोर तरीके से इसको हटा दिया, जो कि लोगों को कबूल नहीं है। और ये इसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से मेरी बात खत्म कर दें, सुप्रीम कोर्ट जो इसके ऊपर संज्ञान ले रहा है और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का हनन किया है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जो है वो फैसला सुनाएगी। बड़ू जी देखिए, ऐसा है राजन जी, इन्हीं की बातों से झलकता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और ये हर बात पे दो किस्म की बात करते हैं। ये भारत की संसद को कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्री से ये धारा जो है हटाई गई है, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि ये लगाई कैसे गई थी? जब ये संसद के माध्यम से लगी थी, संसद के माध्यम से हटाई गई है। और ऐसी एक नेशनल पार्टी जो क्लेम करते हैं कि हमारी पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है, तो इनके पूर्वजों ने इस दिन के लिए इनको पार्टी नहीं खड़ी की थी कि आज ये लोग ये कहें कि भारत के संसद को ये कह रहे हैं कि बैकडोर की एंट्री से जब तक स्टेट असेंबली पास ना करे कोई भी रूल नहीं चलता था। आपने प्रेसिडेंट रूल लगाकर, यहाँ पे गवर्नर रूल लगाकर और उसके बाद प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं कि लोगों की सहमति तब होती अगर असेंबली में ये धारा हटने के बाद जो पहले चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है, तो इसलिए लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया है। डीडीसी चुनाव में आप देखिए जम्मू के 7 जिलों में से 6 जिलों में भाजपा के डीडीसी बने हैं। मैं एक आम आदमी का विषय रखूं यहाँ, मैं आपसे आपके पास भी आता हूं। इसलिए ये कहना कि ये जो लोगों के आशाओं और आकांक्षाओं के विपरीत की, देखिए ऐसा है 370 में जैसा अभी भारत जी ने कहा कि 60 साल तो लगभग कांग्रेस का राज रहा, चाहे सीधा रहा चाहे गठबंधन में रहा है। और जम्मू कश्मीर की जो हालत इन लोगों ने की, आप देखिए जम्मू में 1975 में एक आयुर्वेदिक कॉलेज जो है केंद्र ने दिया था, लेकिन 2014 में भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद जाके जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तो वो कॉलेज यहां पे खुला है। ये वो बातें नहीं करेंगे। देखिए आज मेरी बात एम्स, आईआईटी, आईआईएम, एचआईएम, आप देखिए किस तरह से फोर लेन्स का जाल बिछाया जा रहा है, कितने काम जो है आज किए जा रहे हैं। टनल करके नहीं दिखाई है भारतीय जनता पार्टी से ऐसा कुछ नहीं है, सब जानती है। जिस तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी डिबेट भी जिस इशू पे लेके आपने कहा कि आज की डिबेट है, ठीक है, कश्मीरी समाज के साथ जो है बहुत अन्याय हुआ है, ये हम मानते हैं और हमारा पूरा प्रयास शुरू से है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनके घाव जो पिछले 70 साल से कश्मीर में जिस तरह की पॉलिटिक्स के चलते इनको लगे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते नहीं हैं, करते हैं। जब उन्होंने कहा है कि हम कश्मीरी पंडितों को सम्मानजनक वापसी जो है कश्मीर में करेंगे, आपने देखा होगा पहली बार हुआ इतिहास के अंदर कि कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर में निकली है पिछले 30 सालों के बाद, कि 40 सालों के बाद उनको अपना पैताना जो है वो भी नहीं मिल रहा है, बंद कर दी है। भारत के साथ भरत जी आपसे मेरा सवाल है, ठीक है कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे बात हमने कर ली, बड़ू साहब ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो कहते नहीं करते हैं, और इन्होंने कहा कि तमाम वो जो है जैसे चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात की, वो मनमोहन सिंह के टाइम पे आए थे, वो बात हो गई। अब आते हैं विकास के मुद्दे पे। जम्मू कश्मीर में आपने 2014 के पास 2014 के बाद ही किस हद तक जो है विकास देखा? मैं इसका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले जो है तमाम जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी जो है वो कांग्रेस के साथ सत्ता में थी 2002 में, बदलाव कितना आया और किस हद तक आपको लगता है कि जो पिक्चर बदली है? क्योंकि कश्मीरी पंडितों की कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका ये भी कहना है कि कार्रवाई हुई है अलगाववाद के खिलाफ, जो एक सोच थी अलगाववादी वो खत्म हुई है। आप स्टेक होल्डर हैं कश्मीर घाटी के, आप क्या मानते हैं? देखिए राजन जी,
सबसे बड़ी गलतफहमी ये क्रिएट की जा रही है कि दफ़ा 370 और 35A कश्मीरी पंडितों के लिए हटाया गया या कश्मीर के लिए हटाया गया। वो एक टेम्परेरी प्रावधान था और उसको हटाया गया, उसका स्वागत है, इंटरनेशनली नेशनली उसका स्वागत है। चाहे आप पॉलिटिकल व्यू से कांग्रेस बोले या कोई और बोले जुल्म है, ये जुल्म नहीं है, ये अच्छा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कोई ये बोले कि कश्मीरी पंडितों के लिए हटाया गया, वो बहुत गलत है। दफा 370 और 35A पूरे हिंदुस्तान के लिए हटाया गया। अगर मेरे लिए हटाया गया होता तो मैं आज ठीक है। बाकी विकास की आप बात कर रहे हो, विकास के कुछ गति तेज हो गई, विकास की गति तेज हो गई, कुछ नए प्रोजेक्ट आ गए, मैं मानता हूं। जैसे कि टनल चल रही है उसका गति हो गया, जैसे IIT है, IIM है, या हॉस्पिटल्स नए खुले हैं, या रोड्स का काम स्पेशली क्रॉस हो गया, और जो टेररिज्म काफी हद तक कम हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड सवाल ले लें। हाँ जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह कहना है कि 70 साल में जो भी विकास यहाँ पे हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाया है। यहाँ तक कि वो जो SKICC में जहाँ वो फंक्शन कर रहे थे कल, उन्होंने कहा जो जिस हाल में आप बैठे हैं ये हाल भी NC ने बनाया है। तो आपको ये लगता है कि NC ने कुछ विकास करवाया ही नहीं है, केवल शगुफे? मुझे एक चीज बताइए राजन जी, अगर 10 रुपए एक सेंटर से आए, उसमें 1 रुपए का आप काम कर रहे हैं, वो 1 रुपए बुना रहे हैं, तो वो काम है। जितना पैसा आया उतने पैसों में अगर कश्मीर का विकास होता तो कश्मीर आज लंदन स्विट्जरलैंड से कम नहीं होता। कश्मीर में जो पैसा आया वो 370 की वजह से अपनी जोलियों में गया। आज क्यों वो अपना इतना सारा लैंड क्यों ले गए वापस? वजह यह है कि इन लोगों ने 370 की आड़ में जवाब नहीं देना है, पैसे अपनी जोलियों में भर दी। अभी JNK बैंक में इतना बड़ा कांड क्यों निकला? ये सब लूट खसूट चल रहा था, वो हम सब मान रहे हैं। विकास क्या हुआ? अभी भी कश्मीर में लोगों की सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, तो विकास कौन सी की बात है? मेरा यह कहना है सर राजन जी, एक बहुत जरूरी बात है जो आशीष जी ने, अश्विनी जी ने बोला है अभी, कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया तब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। सही बात है, ये अचानक एक रात में हमला नहीं हुआ, ये पिछले 1960 से ये प्लानिंग थी कि कश्मीरी पंडितों से यहां खदेड़ा गया। क्या कांग्रेस सोई थी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सोया था? तभी तक, जब तक ये सिचुएशन आ गई कश्मीरी पंडितों को निकाल गया। हाँ, उस समय गवर्नमेंट दूसरी थी, लेकिन वही राजीव गांधी साहब थे जब वहां जगमोहन काम अच्छा कर रहे थे, वही तो भूख हड़ताल पे बैठे थे, जगमोहन को वापस बुलाओ। ये मैं बोल रहा हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज की जिम्मेवार हैं। मैं बोल रहा हूं इलेक्शन तब तक नहीं होने चाहिए, डिलिमिटेशन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कश्मीरी पंडितों का वहां पुनर्वास। अब हम विकास की बात पे आते हैं वापस। अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे भी है, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सत्ता में रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं उन्हें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बलबूते पे क्लीन स्वीप करेंगे? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब उन्होंने कांग्रेस को भी ये आईना दिखा दिया है कि आपके पास आज वो ताकत नहीं है जिससे आप सीटें निकाल सकें? सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने ये कहा कि कश्मीर के अंदर और अगर देश में अगर विकास हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी के चलते, कांग्रेस सरकार के चलते हुआ है। तो ये तो उन्होंने खुद ही साफ कर दिया कि कांग्रेस के बिना जो है वो NC कुछ नहीं है, क्योंकि जब केंद्र की सरकार में कांग्रेस थी तभी ये तो एक बात साफ हो गई कि कल को अगर अलायंस करना होगा तो कांग्रेस और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में मेरा दूसरा सवाल ये है अश्विनी जी कि आपको भी लगता है कि जो पिछले 70 साल में जब कांग्रेस और NC थी तभी विकास हुआ यहाँ पे, जो डॉक्टर फारूक साहब ने कहा है कि उनके टाइम पे ही विकास हुआ है, वो सही है? देखिए, पूरे देश के अंदर चाहे राज्य हो, हर राज्य, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर की खासकर बात करूंगा कि जितने भी आप टनल्स देखते हैं, जितनी भी रोड्स देखते हैं, मैं ये भी वाजे करना चाहूंगा कि जो अटल बिहारी जी का जो एक सपना था, सड़क परियोजना थी, सड़क को जोड़ना गांव के साथ, वो भी जब अटल जी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो हमारे UPA की सरकार के अंदर मनमोहन सिंह जी ने वो काम जारी रखा।
हमने कभी भी विरोधाभास नहीं किया कि ये अटल जी की देन है और हम इसको बंद कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने पिछले 7 सालों में कश्मीर के लिए वो क्या खास चीज की जो जम्मू कश्मीर के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। आज ये स्थिति है। बड़ू जी जवाब दीजिए, उन्होंने सवाल पूछा है। देखिए, 2 चीजें हैं, ये मिक्स करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बात यह है कि पहले के विकास और अभी के विकास में जो मेन फर्क है वो इतना बड़ा है कि इनके जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय, मैं आप उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे लिए माननीय है, वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया हूं और 15 पैसे जो है वो जमीन पर पहुंचते हैं। और आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और उनका पहला प्रयास, पहले दिन से प्रयास कि 100 का 100 पैसा जमीन पर जाए, गरीब की जेब में जाए, उन्होंने इस बाबत काम किया है। और ये आज दिख रहा है, ये आज दिख रहा है। मैं आपके उदाहरण के मैं आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे बात, इसका हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। अश्विनी जी, बड़ू साहब, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप प्रमाणित कीजिए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं मानते तो ये आपकी विडंबना है, मेरी नहीं है। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था। और एक देखिए, जब कोई कुर्सी पे बैठता है, देश की कमान संभालता है, ये उसका दायित्व बनता है कि किस तरह सरकार लोगों के दरवाजे तक या दरबार तक, जो अंतिम व्यक्ति तक की हम बात करते हैं, वो जानिए। आज देखिए, किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, हर 4 महीने में 3 महीने में 2000 रुपया आता है। आप बताइए, 1 पैसा भी क्या किसी के खाते में कम आ रहा है? आज गैस की सब्सिडी है, पूरी की पूरी खाते में आ रही है। आने वाले दिनों में देखेंगे ये जो पूरे राशन का वितरण, जो आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भारत सरकार दे रही है, उसके साथ जो दूसरा भी राशन, जो 3 रुपए किलो वाला राशन है, वो भी मिल रहा है। पूरी व्यवस्था की जा रही है। राशन कार्ड्स को भी जो है आधार लिंक इसलिए किया जा रहा है कि बीच में जो डुप्लीकेसी है, बहुत सारे जो डुप्लीकेट लोगों ने राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, वो खत्म हो, ताकि सीधा जो लाभ जो है वो जनता तक पहुंचे। जैसे देखिए, ऐसा है, जब कोई अच्छा कार्य हो रहा है हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। जहां तक आपने आने वाले चुनाव की बात की है, फारूक अब्दुल्ला जी की बात की है, फारूक अब्दुल्ला जी का शुरू से रहा है, हम छोटे छोटे थे तब से देखते हैं। वो जम्मू में आते हैं तो जहाँ की शादी में जाके एक बड़ा अच्छा सा गाना गाएंगे, जम्मू को लोगों से उसके साथ खुश करेंगे। और जब कश्मीर में जाएंगे वहाँ जाके हुर्रियत की बात करेंगे, एंटी नेशनल लोगों के साथ बात करने की बात करेंगे। तो ये उनकी दोगली राजनीति रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने देख लिया है कि ये एक बहुत बड़ा हुआ जो खड़ा किया था 370-35 से। बिल्कुल ठीक कहा भारत काचरू जी ने कि एक कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं हटाया गया, इससे कश्मीरी पंडितों को नुकसान नहीं हुआ, इसके साथ नहीं निकाला गया था कि धारा 370 थी। उसकी एवज में यहाँ ऐसी चीजें लागू होती थी कि जो वो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना चाहते थे वो करते थे। आप देखिए, उदाहरण के तौर पर जहाँ की हमारी माताओं बहनों को जो जहाँ से स्टेट से बाहर शादी हो जाती थी, उनको अब अपना हक नहीं मिलता था। और ये बात करते हैं कि सबका साथ। देखिए, मोदी जी ने जो कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और आने वाले दिनों में आप उन्होंने जोड़ा है कि सबका प्रयास। हम सब जम्मू कश्मीर की जनता के साथ पूरा मिल के चलने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की जनता समझ रही है। दो बातें संजय जी ने कही हैं। एक तो सीधा लाभ जो है अब लोगों को सीधे पहुंचा है, इन्होंने किसानों का हवाला दिया है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि यहाँ जो 370 की आड़ में लूट खसूट मची थी वो बंद हो गई। देखिए, मैं चाहूंगा कि बड़ू साहब इसका प्रमाण दें, जहाँ कोई उदाहरण दे कि क्या प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 सालों में कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ये कहा गया हो कि ये डिपार्टमेंट जो है वो करप्शन फ्री हो गया है। आज देश में हालत ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के ऊपर सीधा लाभ तब देने की जरूरत होती है जब दिख नहीं रहा होता। आप जनता से पूछिए ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे लोग थोड़ी ना मानेंगे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कहने को पार्टी नहीं कह रही है, लोग कह रहे हैं। सच्चाई ये है, लोग ये फर्क महसूस कर रहे हैं। तभी तो डीडीसी के चुनाव में आपकी हार हुई है। आप बताइए, डीडीसी हार हुई है। आप बताइए, आपका एक ही आपका एक ही मेंबर बना, डीडीसी चेयरमैन हमारे लोग दूसरी पार्टियों के बने हैं। तो आप कह रहे हैं हार हो गई है। आपकी बुरी तरह हार हुई है। अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं। जम्मू की 36 में से 31 काउंसिलर कमेटी और कारपोरेशन में भाजपा सरकार बनाएंगे, इसी वजह से बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं हार गए। अश्विनी जी, एक बात तो संजय जी ने कही है जो
उन्होंने कहा है कि जो डीडीसी चुनाव, खासकर जम्मू की बात करता हूं, जम्मू में जो है डीडीसी चेयरमैन तो भाजपा का बना और वो 370 के बाद पहला चुनाव था जम्मू कश्मीर में। क्यों कांग्रेस जो है एक अल्टरनेटिव लोग नहीं मानते हैं इस वक्त, क्योंकि रीजनल पार्टीज भी काफ़ी आगे आ गई हैं। कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस आपको लगता है? देखिए, लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रोपोगंडा फैलाती है, जिस तरीके से लोगों को झूठ परोसती है, लोग उस पर यकीन करते थे। लेकिन अब ये समय आ गया है कि इनका 7 साल का कार्यकाल देख लिया है। हर आदमी आज बेरोजगारी से ग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार हर युवा जो जम्मू कश्मीर का है उसको देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद खत्म होने की बात की थी कि आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने ही सरपंचों और पंचों को नहीं बचा पा रही है, ये सच्चाई है। आज जिस तरीके से तालिबान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गलत नीति के कारण हिंदुस्तान का पैसा इन्वेस्ट किया, वो उसमें जो है मुंह की खानी पड़ी। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है देश के लिए और दुर्भाग्य है देश का कि इस तरह की सरकार को उन्होंने चुन के भेजा जो जम्मू कश्मीर और देश के लोगों के कर के रूप में दिया गया पैसा उसका गलत उपयोग हुआ और आज तालिबान और बाकी जो एजेंसियां हैं वो भारत के लिए खतरा बन चुकी हैं। आपने तमाम वो बातें गिनवाई, आपने कहा कि ठीक है बीजेपी की जो है विफलता है कई फ्रंट पे, लेकिन एक शब्द आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बोला, जिन्होंने जो कि भरत काचूर साहब ने साफ बोला है कि वो जिम्मेदार हैं उनके एग्जोडस के लिए। एक शब्द तो आप ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेदार है? अश्विनी जी, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई सरकार हो, जो गलत करेगी जनता उसका जवाब देगी। जनता जो है वो हर चीज को देखती है और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेवार है। फारूक अब्दुल्ला 1990 में चीफ मिनिस्टर वहां के जब हम वहां से निकले थे, और फारूक अब्दुल्ला ही वो शख्स है जो इंदिरा गांधी 1976 में कश्मीर आई थी तो फारूक अब्दुल्ला ने ही उसके सामने नंगे लोग रखे थे और इनकी साठगांठ बाद में हो गई, कैसे वो उसको कपड़े पहनाए फिर। तो मेरा ये कहना है कि मुझे इस तूतू में नहीं जाना है। मैं इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहा हूं, जहां से कश्मीर शुरू हुआ, कश्यप ऋषि की ये धरती है, कश्मीर में जहां से हमारी इतिहास 10,000 साल से पुराना है। कश्मीरी पंडित, कश्मीर का पहला इंसान है जो कश्मीरी पंडित था। ये जो रिलीजन है ये बाद में आ गया। लेकिन भरत जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बोलने में कांग्रेस क्यों हिचकती है, क्या लगता है? पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पकड़ के चलना है। देखिए, अगर जो योगदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन एक कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखने का, उसको नकारा नहीं जा सकता। लोकतंत्र खत्म हो गया, कश्मीर का लोकतंत्र का गला से लौट गया। एक पॉलिटिकल पार्टी को 89 में 4.5 लाख लोगों को बाहर किया गया, तब कहां से लोकतंत्र था? आपकी बात से पूरी तरह सहमत है कि कश्मीरी लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन जो लोग जो कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी को जिंदा रखा, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही ऐसे इंसान है जो भारत की बात करते हैं। बाकी सब तो मैं कहां से पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और जो आपने लीडरशिप की बात की है, ये दर्शाता है, आप देखें आज कांग्रेस का हाल क्या हो गया है। हमें एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें भी दुख होता है कि एक देश की इतनी बड़ी पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये बात ना करे तो अच्छे लगेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के गुलाम नबी आजाद जी की बात कर रहे थे, अभी उनसे पूछिए उनके दिल का हाल जाके कि कांग्रेस के अंदर ही उनकी क्या हालत है। आप इस बात पे ना बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने वैसी पार्टी के साथ गठजोड़ किया जो हुर्रियत के नक्शे कदम पे चलती है। आपने पीडीपी के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को धोखा दिया। देश की जनता ने जो विकास की एक भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने शुरू की है, बात ना करें, देखा होगा भारतीय जनता पार्टी राजनीति जैसे हमारे देश के गृह मंत्री जी ने देश के लिए आने वाले दिनों में जहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक पोर्टल खोला है और 50,000 करोड़ रुपया उसके लिए अलग अलग लैंड बैंक जो है बहुत जरूरी है घोषित किए हैं। अब मैं एक आम क्लोजर आम इंसान हूँ, आम कश्मीरी पंडित हूँ। मेरा इतिहास 10,000 साल से पुराना है, मेरा कश्मीर का नाता है। 10,000 साल पहले खाली कश्मीरी पंडित रहता था। लेकिन आपसे भी सवाल है एक मेरा,
आप ठीक है, आप यहाँ बैठे, आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जिम्मेदार है, लेकिन आपके कई संगठन है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो शामिल होकर ये शाना बशाना जो उनके साथ ये बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, हमारे लोग बीजेपी में भी, हमारे लोग बीजेपी में भी है, हमारे लोग कांग्रेस में भी है, हमारे लोग एनसी में भी है। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी में जब हमारे कश्मीरी पंडित हैं, क्या हमारी आवाज कश्मीरी पंडित जो वहां लीडर्स हैं बीजेपी में आज के दौर में जेएंडके में, क्या हमारी बात उठाते हैं? यहाँ पूरे टेम्पलों का संहार हो गया। देखिए मैं इससे सहमति रखता हूं। दुर्गानाथ एक सबसे जिस बड़ा तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब ने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात रखी कि पुनः सिर्फ बातें रखी गई, आज तक क्या हुआ? वो तो प्रधानमंत्री गुलाम नबी साहब कश्मीर के चीफ मिनिस्टर 3 साल थे, क्या किया उन्होंने 3 साल में? आपका जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी, क्या रिहैबिलिटेशन पॉलिसी? 108 रुपए राजन जी, 108 रुपए दी गई, 500 रुपए से शुरू किया था, शर्म नहीं आती है? ठीक, आज की डेट में कश्मीरी पंडित को आप 108 रुपए दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए। समय की कमी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपको पूछना चाहिए था कि आपके दौर में भारतीय जनता पार्टी ने उसको काट लिया। देखिए राजन जी, ऐसा है कि एक विकास धारा जो चल रही है ये जहाँ कुछ पार्टियों को पच नहीं रहा है, ठीक है, आपने अपनी बात कही, अलग अलग मुद्दे आप सबने अपनी बात कही, आप सबने अपनी बात कही। अभी समय की कमी है इसलिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, लेकिन आप लोगों ने तो तीनों पैनलिस्ट हैं उनको सुना है और आप समझ चुके होंगे कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने सही जो है जम्मू कश्मीर में विकास लाया हो, जो जिनकी मंशा जो है वो साफ थी कि जम्मू कश्मीर में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं या बाकी लोग हैं उनको भी सुरक्षा देनी है। और आप जज हैं, अपना कमेंट दीजिए। तो फिलहाल द प्राइम डिबेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24/7। You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.